अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ एग्जामिनर रिपोर्ट्स ऑन एसे पेपर्स। अब क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक कोई सिलेबस प्रोवाइडेड नहीं है एसे के पेपर के लिए और कोई प्रिस्क्राइब्ड या रिकमेंडेड बुक्स भी नहीं है, तो फिर हम एसे को किस तरीके से अप्रोच करें और उसको किस तरीके से जो है वो लेके चलें। तो यहाँ पे हमें चार जो है वो एग्जामिनर रिपोर्ट्स एफपीएससी ने बताए हैं। एक 2014, एक 2016 और उसके बाद एक 2017 या 18 है और उसके बाद 2019 का रिपोर्ट है। तो इसमें एग्जामिनर ने हमें सारी चीजें वो बताई हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी करने के लिए। उसके बाद जो हमने मिस्टेक्स की और आगे वो सजेशन भी देता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन एग्जामिनर रिपोर्ट्स को हमें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है ताकि जो हमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है और जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं हम उनको अवॉइड करें। Observation of examiner on performance of candidates in C 2014। 2014 में एग्जामिनर ने क्या चीजें ऑब्जर्व की? क्वेश्चन पेपर वाज सेट to evaluate the performance of the candidates in terms of their conceptual, linguistic and writing competencies। तो एग्जामिनर ने डिजाइन किया या प्रिपेयर किया जो पेपर, वो किस चीज के लिए किया था कि कॉन्सेप्चुअल, लिंग्विस्टिक और राइटिंग कॉम्पिटेंसीज क्या है बच्चों के, कि वो कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं उनके, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है उन उस पर कितना ग्रिप है, और राइटिंग कॉम्पिटेंसीज उनकी कितनी अच्छी है कि वो कौन से एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इडियमेटिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, लिटरेरी एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो ये चीजें जो है एग्जामिन करने के लिए एग्जामिनर ने पेपर को प्रिपेयर किया था। बट कॉमन ट्रेंड्स ऑब्जर्व, तो मिस्टेक्स क्या थे कॉमन, वर लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं थी बच्चों में कि हमें जो है वो क्या लिखना चाहिए। जैसे ना एक और रिपोर्ट में एग्जामिनर ने कहा था कि स्टूडेंट्स रोट व्हाट दे न्यू, नॉट व्हाट द एग्जामिनर आस्क्ड देम टू राइट। ठीक है, तो जो एग्जामिनर ने पूछा लिखने के लिए वो उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने वो लिख के आ गए जो उनको आता था। ठीक है ना, तब जाके हम ये मिस्टेक करते हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक आ जाता है कि डेमोक्रेसी पे आपने जो है ना सारे डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स पढ़ लिए कि ट्रांसपेरेंसी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये सारी चीजें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, तो ये बेसिक एलिमेंट्स जो हैं उसके डेमोक्रेसी के। बट टॉपिक आ जाता है डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि बच्चे जो है अगर वहां पे भी वही चीजें लिख के आ जाती हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सारा कुछ, तो वो ऐसे जो है वो पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसने क्या किया है कि डिजिटल डेमोक्रेसी को, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तीन चीजों को लिंक कर दिया है। आपने उनको एक लिंकिंग वे में जो है वो कैरी ऑन करना है। तो ये मिस्टेक हम कॉमनली करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल हमें क्लियर नहीं होता, जो हमसे पूछा गया हमें वो बताना चाहिए। और शैलो नॉलेज जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में हमें इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं होता। उसके बाद है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ये भी कॉमन है कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं अपने ऐसे राइटिंग में, जो कि एक कॉमन रीजन है फेलियर का। और एग्जामिनर अब दूसरे रिपोर्ट में बताता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब कंजुगेशन और बाकी दूसरे भी ग्रामर के रिलेटेड काफी सारे हम मिस्टेक्स करते हैं। तो हमें ग्रामर पे भी ग्रिप होना चाहिए, वो कैसे आएगा, वो भी प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है। एंड इनएप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वोकैबुलरी, हम जो वर्ड्स चूज करते हैं ऐसे के लिए वो इनएप्रोप्रिएट होते हैं। वो कैसे होते हैं कि हम एग्जामिनर को कॉमनली जो है ना इम्प्रेस करने के लिए काफी मुश्किल वर्ड्स यूज करते हैं। अब वो मुश्किल वर्ड्स हमें कहाँ से आते हैं? हमने जो है ना कि वन पेपर के लिए या जो हमारा प्रेसिडेंट कंपोजिशन में 20 मार्क्स जो पेपर है उसके 20 मार्क्स का जो है ना सिनोनिम एंड एंटोनिम होते हैं। तो वो जब हमने क्लेम किए होते हैं हम फिर कहते हैं कि हमें जब ऑलरेडी याद है तो हम ये वर्ड्स जो है अपने ऐसे में यूटिलाइज करते हैं, जबकि वो वर्ड्स जो है वो कॉमनली जो है ना राइटर्स में यूज नहीं होते, किसी न्यूज़पेपर में किसी बुक्स में कम यूज होते हैं, आउटडेटेड वर्ड्स होते हैं। बट हम उनको अपने ना ऐसे राइटर में यूज करते हैं, तो वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं। हमें वो वर्ड्स यूज करने चाहिए जो फ्लो में जो है वहाँ पे फिट हो रहे हो। और कॉमनली जो न्यूज पेपर्स वगैरह में वर्ड्स यूज होते हैं, तो जो वर्ड हम यूज करते हैं वो वहां पे मीनिंग नहीं दे रहे होते। इस वजह से जो है वो कहते हैं कि इनएप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी जो है वो हम गलत यूज कर जाते हैं वहां के वर्ड्स जो है। उसके बाद है स्टीरियोटाइप आंसर। स्टीरियोटाइप आंसर मतलब रटे रटा आंसर जो हम लिख के आ गए, वही बात आ गई कि जो हमें आता है हम लिख के आ गए, ठीक है, वो नहीं लिखा जो उसने हमसे पूछा है। तो इससे जो है वो बेसिकली क्या है कि हम वो जो 3 आवर्स हैं वहां पे इसको कैसे डिजाइन करते हैं, उसको कैसे अलाइन करते हैं चीजों को,
वहां पे हमें 20 to 30 मिनट्स खुद को देने चाहिए। आगे हमारा टॉपिक में है ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, ठीक है, या आउटलाइन फॉर्मेशन पे। तो वहां पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो शुरू के 30 to 20 मिनट्स हैं, वहां पे हमें अपने ऐसे को जो है ना सारा स्ट्रक्चर बना देना है और उन चीजों को फिर लिखना है हमने, ठीक है। तो जो है जीरो टाइप आंसर्स नहीं करने हमें। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स डिड नॉट फॉलो द norms of confrontational discourse and wrote isolated sentences rather than in cohesive paragraphs। तो काफी स्टूडेंट्स ने क्या किया, डिड नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स। एक कन्फ्रंटेशन है एक टॉपिक में, आपने उसको अच्छे तरीके से ना 2 मिनट बताने में उसको डिस्कस करना है, बट काफी स्टूडेंट्स ने वो उस चीज को एड्रेस नहीं किया। and wrote isolated sentences rather than in cohesive paragraphs। पैराग्राफ में यूनिटी, कोहेरेंस और उसमें आइडियाज जो है वो रिलेवेंट ये चीज होनी चाहिए। तो वो कह रहे थे आइसोलेटेड सेंटेंसेस उसमें लिखते थे। तो आइसोलेटेड सेंटेंसेस मतलब पैराग्राफ के अंदर आइडियाज कनेक्टेड, एक ही आइडिया होता है पर सेंटेंसेस कनेक्टेड होते हैं, उसी आइडिया के अराउंड सर्कुलेट करते हैं। वहां पे अगर आप एक सेंटेंस लिखें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीडिंग विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वहां पे दूसरा सेंटेंस आपका कोई ऐसा हो कि क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान से रिलेटेड ही ना हो, कोई और चीज बता रही हो, तो वो इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आपने आइसोलेटेड सेंटेंस नहीं लिखने, वो सेंटेंसेस एक दूसरे को से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो आइसोलेटेड सेंटेंसेस हमें नहीं लिखने अगर हम चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ में कोहेसिवनेस आ जाए। एबिलिटी रिक्वायर्ड, अब आगे लास्ट में वो क्या बताता है, पहले उसने बताया कि हमने उसने डिजाइन किस लिए किया था पेपर, फिर उसने बताया कि हमने मिस्टेक्स कौन से किए, उसके बाद लास्ट में अब बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, यानी सजेशंस दे रहा है। तो द एबिलिटी रिक्वायर्ड इन सीएसएस इज एक्सटेंसिव रीडिंग। तो एक्सटेंसिव आपको रीडिंग करनी चाहिए। आप रीडिंग के एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में आपको काफी सारे जो है बाकी सब्जेक्ट्स के मेंटर भी यही कहेंगे, और सीएसएस के रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाएंगे तो वो यही कहेंगे आपको कि आपने एक्सटेंसिव रीडिंग करनी चाहिए, और रीडिंग से काफी डिफरेंस आता है, ठीक है। पहले हम भी यही समझते थे कि रीडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, रीडिंग की जरूरत नहीं है, बट ये है कि आप डेली बेस पे जब रीडिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक आपके अंदर स्किल्स डेवलप होते हैं। तो इट इज लाइक ए मैजिक, तो आपने रीडिंग करनी चाहिए, वो भी एक्सटेंसिव रीडिंग, किसी अच्छे बुक से, किसी अच्छे न्यूज़पेपर से। होलिस्टिक एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस अप्रोच इन सब्जेक्ट मेथड, जो भी आपको सब्जेक्ट मतलब जो टॉपिक है उसमें आपने क्या करना है, होलिस्टिक और एफिशिएंट परफॉर्मेंस उसमें देना है। तो ये एग्जामिनर रिपोर्ट्स को हमें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोवाइडेड सिलेबस नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, जो 4 रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, उनको हमें अच्छे तरीके से कवर करनी चाहिए। थैंक यू।